क्लास में जो हमारे पास जो टॉपिक हो गया था ना, वो हमने कहाँ तक करवाया था भाई? जैसे मान के चलो, सबसे पहले मैंने तुम्हें डेफिनेशन वगैरह बताई थी। उसके बाद मैं तुम्हें फीचर्स बताए थे, मतलब कि जो प्रबंध है उसकी विशेषता, ये पूरी हो गई थी। उसके बाद ना जो अब हम पढ़ रहे हैं आगे, वो है हमारे पास प्रबंध के उद्देश्य है, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है। तो पहले समझोगी ना भाई, एक्चुअल हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? सुनो, सबसे पहली चीज कि देखो, जब भी तुम्हारे पास ना उद्देश्य लिखा आ जाए या फिर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ आ जाए, तो मैं इसका मतलब क्या समझना है कि क्यों, ठीक है, मतलब कि एक्चुअल में क्या क्यों जाता है। जो हमारे पास क्या है कि प्रबंध के जो उद्देश्य है, मतलब कि उद्देश्य इसका ऑब्जेक्टिव, मतलब मान लो इसको क्यों क्यों किया जा रहा है, बात सुना रही है? तो वही बात पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे पास क्या है कि तीन उद्देश्य होते हैं। किसी भी फर्म के तीन उद्देश्य होते हैं। एक तो संगठनात्मक उद्देश्य, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि वो पहले अपने बारे में देखें, मतलब कि अपने बारे में सोचेगी। दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, उसको सोशल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, मतलब कि समाज के बारे में सोच के चलना पड़ता है। ठीक है भाई, कोई सा बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिना समाज के बारे में सोचे चल जाए। मैं तुम्हें एग्जांपल इसमें बहुत सारे, जैसे मान लो अगर ना यहाँ पे एकदम से एक फैक्ट्री खुल जाए, ठीक है, कोई सी भी फैक्ट्री खुल जाए, और मान लो दिन रात खूब आवाज कर रही हो, तो कोई भी कंप्लेन कर देगा उसकी। लेकिन मान के चल लो इस पूरी कॉलोनी में पानी बिल्कुल नहीं आता। बस हमारी, मैंने क्या बोला, इस पूरी कॉलोनी में पानी बिल्कुल नहीं आता। वो फैक्ट्री खुली, फैक्ट्री ने क्या किया भाई, समरसेबल लगवा दी तीन चार, ठीक है, पूरी कॉलोनी की पानी की समस्या खत्म। ठीक है, मान लो एक एक समरसेबल ना, मान लो 50-50 लाख में लग रहे हैं, ठीक है, तो भाई उसने लगवा दिया, मान लो सस्ते में कैसे भी उसने लगवा दिया। तो अब क्या है, पानी की समस्या खत्म हो गई। तो भाई लोग ना इस पानी को ले लेंगे और उसकी थोड़ी सी दिक्कत झेलेंगे। ठीक है, जो फैक्ट्री में जो भी आवाज आती है उसको झेलेंगे, वरना कंप्लेन करते ही फैक्ट्री बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ना वैसे तो मैं अगला बताता हूँ, व्यक्तिगत उद्देश्य, मतलब कि हर एक, मतलब कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो भी इंसान उनकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फिर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं ना, भाई उन सब का भी क्या है कि देखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे सारे बता रहा हूँ। पहला जो मेरे पास है वो है संगठनात्मक उद्देश्य, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। पहले समझो कि भाई जो हमारे पास ना जो संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं, ये होते क्या, मतलब कि जो मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ये एक्चुअल में होते क्या है हमारे। अच्छा मुझे बताओ कि अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? अगर हम क्या है कि मान लो हम मैनेजमेंट चला रहे हैं, ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? हम पहले सबसे पहले क्या सोचेंगे? पैसा। पैसे तो सोचेंगे ना, ठीक है, लेकिन भाई देखो, पैसा और उसके बाद क्या सोचेंगे कि हम थोड़ा लंबे समय तक चले। कोई सी भी फर्म होती है, वो क्या सोचती है? उसका मतलब कि अगर बोल दूं कि उनका संगठनात्मक उद्देश्य क्या है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है क्या, वो पहले क्या सोचेंगे भाई कि उनके पास पैसा आए अच्छा खासा। ठीक है, उसके बाद वो ऐसा कभी नहीं सोचते कि भाई जो उनका फर्म है सिर्फ कुछ दिन तक चले। वो चाहते हैं उनकी फर्म जो है ना लंबा चले, बहुत ही लंबे समय तक चले। कोई सी भी फर्म ऐसी नहीं है, कोई सी भी कंपनी, कोई सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो ये सोचती हो कि भाई मैं थोड़ा चलूं फिर बंद हो जाऊं। कोई नहीं सोचता ऐसा, बातें तो लगी। उसके बाद भाई हर एक फर्म ये सोचती है, फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि हमारा विकास हो जाए, मतलब कि उनकी फैक्ट्री बड़ी हो जाए, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, उनका विकास हो जाए। बात समझ आ रही है? उनके पास जो वर्कर की संख्या वो बढ़ जाए, ठीक है, और उनकी जो मान लो बिल्डिंग वगैरह वो बढ़ जाए, उनके ब्रांचेस बढ़ जाए। हर एक फैक्ट्री चाहती है, फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके सभी चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बता रहा हूँ कि जो संगठनात्मक उद्देश्य है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, कह कि इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधन, मैंने क्या होता है भाई, उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से। भाई इस लाइन का अगर तुम समझ गए ना कि उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से, भाई इसका मतलब हमारे पास ये हो जाता है। देखो, हितार्थियों के हित में करने से मतलब मेरे पास ये होता है कि जो भी हमारे लिए काम करे ना, हम उनके हित में काम करें। ठीक है, यहाँ पे लिखिए इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो भी उपलब्ध मानवीय, मतलब कि उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधन। मानवीय क्या होता है? जो भी एक इंसान है। ठीक है, अच्छा पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मानवीय संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में कैसे करते हैं। मान लो एक मैनेजर है, एक जो मैनेजर है, अच्छा भाई मतलब कि मानव संसाधन पता है किससे बोल जाता है? बचपन में पढ़ा होगा। मानव संसाधन वो होता है एक स्किल्ड पर्सन, जिसके पास स्किल है, जिसके पास योग्यता है, उसको क्या है कि भाई
मानवीय संसाधन बोल सकते हैं इसको। तो एक मानवीय संसाधन को किसी भी दूसरे पर्सन के हित में कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो मैनेजर है, ठीक है, अब किसी एक ने ना किसी एक एम्प्लॉय ने ना मैनेजर से बोला कि भाई मुझे ना छुट्टी चाहिए, मेरे घर में तबीयत खराब है। अगर वो मना कर देगा कि नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, तो बताओ वो क्या करेगा? कोई ढंग से काम करेगा? फिर वो नहीं करेगा। तो मैंने क्या बताया, तो कि पहले जो भी उपलब्ध मानवीय संसाधन है, मतलब कि जो भी बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस है, ठीक है, उन सब का जो यूज है ना भाई किसके लिए किए? जो भी हितार्थियों के हित में। हितार्थी कौन होते हैं? जो हितार्थी कौन होते हैं? वो व्यक्ति जिनका हित है कंपनी के अंदर, जो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कंपनी के अंदर। बात समझ आ रही है? कोई देखो, कोई सा भी ऐसा व्यक्ति जिसका हित, जो अपना इंटरेस्ट कंपनी में दिखा रहे हैं, मान लो एम्प्लॉय हो गया, मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, ये सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारे वो लोग हैं जिनका हित है कंपनी के अंदर। अगर कोई भी नाराज होता है ना, तो भाई कंपनी का चलना मुश्किल हो जाता है। मान लो सारे एम्प्लॉय नाराज है, चल जाएगी कंपनी, फैक्ट्री नहीं चलेगी ना, ठीक है। तो उसी तरीके से ना मैंने क्या बताया कि इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से। भाई अगली बात करता हूँ, भौतिक संसाधन। मैंने मानव का बता दिया कि जो भाई मानव का जो उपयोग है वो कैसे किया जाता है। बात बता रही है? जो मानव है उसका उपयोग कैसे किया जाता है? हितार्थियों के हित में। हितार्थी कौन होते हैं? वो लोग जिनका इंटरेस्ट है कंपनी में, ठीक है, उनके हित में कैसे किया जाता है। अगली बात मैं बता रहा हूँ कि भाई भौतिक संसाधनों का कैसे किया जाता है। जो भी उपलब्ध भौतिक संसाधन है उनका उपयोग भाई किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊं कि ऐसा होता है ना, मेरे पास भौतिक का मतलब क्या होता है? एक तरीके से फिजिकल, जो भी फिजिकल रिसोर्सेस है। जैसे मान के चलो भाई किसी एक इंसान को ना ये जरूरत पड़ गई कि वो फैक्ट्री में जैसे मान लो कि फैक्ट्री की मशीन है, ठीक है, तो उस मशीन का यूज इस तरीके से किया जाए कि जो एम्प्लॉय है उसको भी कोई दिक्कत ना हो, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसको भी कोई दिक्कत ना हो। बस तुम्हारी, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि मशीन चल रही है, तो मशीन भाई बहुत महंगी है, मान लो 1-2 करोड़ की है, लेकिन वो बहुत पुरानी है, मान लो 100 साल पुरानी है। तो अब क्या है, उसमें ना आए दिन आग लग जाती है, और आग लगते भाई कोई ना कोई आग की लपेट में आ जाता है। बस समझ आ रही है? हर दिन क्या है कि मान के चलो मतलब कि आए दिन आग लगती रहती है। तो अब क्या है कि भाई यहाँ पे ना जो भौतिक संसाधन है वो किसी के हित में नहीं चल रहे, वो किसी की भलाई के लिए चल ही नहीं रहे। भाई वो तो सिर्फ जो फर्म है उसकी भलाई के लिए चल रहे हैं। लोगों की भलाई कहाँ हो रही है इसके अंदर? लोगों का तो नुकसान है, डर डर के काम करेंगे वो। अगर कोई भी इंसान डर डर के काम करेगा, बताओ काम करना पॉसिबल है क्या? देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम किसी फैक्ट्री में काम करते हो, और उस फैक्ट्री के अंदर एक ऐसी मशीन है जो भाई हमेशा आग पकड़ लेती है, और तुम्हें ना फैक्ट्री की जो मशीन है उसके अंदर बैठ के काम करना होता है। तो तुम्हें टूल टैक्स का वो देखा है, मतलब कि कैबिनेट टाइप होता है। अब मान लो मैं वही कह रहा हूँ कि उसके अंदर ना एक एसी लगी और बार बार आग लग जाती है उसके अंदर, थोड़ा काम करोगे उसके अंदर तुम? डर डर के रहेंगे यार तुरंत कहीं आग ना लग जाए, आग ना लग जाए। इसी समझ नहीं होती है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ भाई? कह रहे कि इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है भाई, मेरे पास है कि यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होता है? जो भी हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है, मतलब कि ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो भी कैसे? कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। भाई स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जिनका इंटरेस्ट होता है कंपनी के अंदर, बताया था मैंने, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, भाई जितने भी स्टेक होल्डर है उन सबके इंटरेस्ट को देखते हुए इन सब का यूज करना है। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे है कि भाई यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस, ठीक है, और उसके आगे क्या ध्यान रखें? कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, मतलब कि किन बातों को ध्यान रखते हुए यूज करना है हमें? जो भी स्टेक होल्डर है उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए यूज करना है हमें, ठीक है। अब सुनो भाई, ये मैं बता रहा हूँ, अपने इसकी जो 3 ऑब्जेक्टिव है, जो संगठनात्मक उद्देश्य जो होते हैं ना भाई, वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला जो मेरे पास है वो है जीवित रहना। भाई मुझे बताओ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो नहीं चाहती कि लंबे समय तक चले? कोई है ऐसा? भाई मतलब कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि बहुत लंबे समय तक चलेगी। ठीक, तो देखो क्या लिखा है इसमें, मतलब मेरे पास सर्वाइवल है। करीब प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है। भाई जो भी बिजनेस है हो गया, बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है। अतः प्रबंधन द्वारा विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित सकारात्मक निर्णय लेना यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय लंबे समय तक जीवित है। देखो भाई, एक बात ध्यान रखे चलना, इसमें क्या बता रहा है कि अगर जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसीजन कोई सा भी ले, लेकिन डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि भाई वो सबके हित में जाए। मैंने क्या बोला?
डिसीजन भाई कुछ ऐसा हो कि वो सबके हित में जाए और वो व्यवसाय के हित में जाए, और डिसीजन ऐसा लो जो मान लो जो निर्णय है वो इतना सकारात्मक लो कि तुम्हारा बिजनेस लंबे समय तक चल जाए। बस मैं अब मैं तुम्हें ना एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक पूरी एक फैक्ट्री है, और मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, उसमें 20 लोग काम करते हैं। ठीक है, अब क्या भाई बॉस आता है, बॉस क्या करता है कोई ढंग से काम नहीं कर रहा, खींच के थप्पड़ मार दिया। कोई ढंग से काम नहीं कर रहा, उसमें खींचे थप्पड़ मार दिया। अब बताओ उसने डिसीजन गलत लिया नहीं? अगर उसी के बदले वो सकारात्मक लेता, मतलब कि पॉजिटिवली एक्ट करता, ठीक है, उसको समझाता भाई ऐसे काम कर, ऐसे काम कर, ठीक है, अब क्या होता है कि ना अगर किसी से थोड़ा प्यार से बात करो ना, वो और अच्छे से काम करता है। ये चीज ना भाई इलस्ट्रेट है हमेशा। देखो पता है आजकल की, पता है पहले के यूथ कैसी होती थी भाई, उन्हें मारोगे तो काम करता। मतलब पहले के जो बच्चे थे ना, मान लो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ भाई, प्यार से पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन पहले क्या था, खूब मार मार के पढ़ाओ। ये नहीं कि मैंने मार के नहीं पढ़ाया, पहले पहले खूब मार मार के पढ़ाया। लेकिन आजकल के बच्चे ना ऐसे नहीं है, अब अगर एक मार दो ना बस ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी के जितना प्यार से बोलो उतना प्यार से पढ़ लेते हैं, कुछ भी डीट होते हैं। तो वैसे ही मान के चलो कि कोई सी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 20 लोग काम कर रहे हैं। अब ना एक थोड़ा गलत काम कर रहा है, बॉस आया थप्पड़ मार रहा है नीचे, चलो मैं गलत काम की नहीं कह रहा, एक ना आराम से बैठा हुआ है, बॉस आया या मैनेजर आया खींच के थप्पड़ मार दिया, कैसे बैठा हुआ तो आराम से। ठीक है, तो भाई अब इस बात पे पता क्या होगा, जो वो होगा पहले तो वो छोड़ के चला जाएगा, वो क्या बोले मेरे हिसाब करते मैं जा रहा हूँ। दूसरा उसके दोस्त होंगे, वो उसके साथ ही जाएंगे वो। ठीक है, अच्छा पता है दोस्त तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन उसके और जो एम्प्लॉय होंगे ना, और भी जो होंगे, वो भी छोड़ के चले जाएंगे कुछ दिन में। कोई रीजन है इसके पीछे? वो बोल रहा है कि अगर इसने आज मुझे थप्पड़ मार दे, वो सारे लोग सोचेंगे इसने आज इसे थप्पड़ मार दे भाई, कल को हमें मार सकता है, बर्बाद। अगर उसी के बदले वो एक ना पॉजिटिव डिसीजन लेता, एक सकारात्मक निर्णय लेता, तो भाई वो क्या लंबे समय तक चलते। पता है अगर किसी भी मान लो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना, तो अपने एम्प्लॉय के साथ ना बहुत अच्छा बिहेव करना होता है। ठीक है, जो भी तुम्हारे पास काम कर रहा है बहुत अच्छे से बिहेव करो, दोस्त की तरह रखो उसे। ठीक है, अब सुनो अब ना भाई इसमें इंग्लिश में वो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। ठीक है भाई, जितने भी बिजनेस होते हैं वो क्या चाहते हैं, वांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, भाई बहुत ही लंबे समय तक मतलब कि अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं, ये तो होता है, बहुत लंबे समय जीवित रहना चाहते हैं। कह रहा है कि सो मैनेजमेंट, कह रहा है कि सो मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन, भाई यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट शुड टेक अ पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस के अंदर जो भी देखो यहाँ पे रिगार्ड टू बिजनेस डिफरेंट एक्टिविटी, भाई इसका मतलब क्या है, बिजनेस के अंदर जो भी अलग अलग टाइप की जो एक्टिविटी होती है ना, जो अलग अलग प्रकार के जो काम होते हैं, उन सब के लिए इसको क्या है कि भाई एक पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहिए, एक ना सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। ये बातें पता लगी क्या बता रहा हूं मैं? फिर कह रहा कि डिफरेंट एक्टिविटी शुड इंश्योर दैट बिजनेस सर्वाइव फॉर लॉन्ग। मैंने क्या बोला कि एक मैनेजर, ठीक है, जो मैनेजमेंट है, अगर उसका डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए, जो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, अगर उसके लिए वो एक पॉजिटिव मान लो डिसीजन लेता है ना, तो उसका बिजनेस ना लॉन्ग टर्म के लिए चल जाता है। ठीक है, मैं तो मैंने एग्जांपल दिया था ना भाई, तो ये चीजें होती हैं। अच्छा पता है इसकी केस स्टडी कैसे बनेगी, मान के चलो कि राम और श्याम बिजनेस चला रहे हैं, उनके पास 10 एम्प्लॉय है। अब उसने क्या किया कि भाई राम और श्याम का रवैया, मतलब कि जो उनका रवैया है, जो उनके मान लो कि जो उनका व्यवहार जो है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ बिहेवियर, ठीक है, जो उनका जो बिहेवियर है ना भाई, वो क्या है एम्प्लॉय के साथ ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई हम ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर रहे। कौन सा भाई? जो मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। सुनो, केस स्टडी में होता है हमें कैसे पहचानना होता है, हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है बाहर की बात है। ठीक है, अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन से अंदर की बात हुई, ठीक है, तो उसको बोल देंगे कि मतलब हम ना इसके नीचे लिख देंगे। अच्छा बिजनेस स्टडीज के अंदर एक लाइन लिखने पर 1 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसा लिख देंगे ना कि अपने संगठनात्मक उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, इसको अच्छे से मीट नहीं कर रहा है, तो भाई इस यहाँ पे तुम्हें 1 मार्क्स मिल जाएंगे। पहली बात पता लग गई कि भाई जीवित रहना। उसके बाद जो मेरे पास ना नेक्स्ट है, वो क्या है भाई, लाभ। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मतलब कि प्रॉफिट, भाई देखो हर एक बिजनेस ऐसा ही होता है जो क्या चाहते हैं हमारा प्रॉफिट हो। ठीक है, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो ये चाहे कि नहीं भी हमारा प्रॉफिट ना हो तो भी झेल लेंगे। कोई सा बिजनेस ऐसा है जो बिना प्रॉफिट के चल जाए? हर एक बिजनेस यही चाहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्यवसाय में उत्पन्न, हाँ भाई यहाँ पे कह रहे हैं व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों को
जोखिमों का सामना करने तथा, सुनो भाई, यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों का सामना करने तथा व्यवसायिक क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन में लाभ की अहम भूमिका है। भाई देखो, एक बात ध्यान रख के चलना कि व्यवसाय में ना उत्पन्न जो भी जोखिम हो रहे हैं, जो भी रिस्क उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है भाई, उसको ये मान के चलो, उसको मतलब उसको झेलने के लिए और व्यवसाय की क्रियाओं को, जो बिजनेस की जितनी एक्टिविटी है, उन सबको ना ढंग से चलाने के लिए ना भाई प्रॉफिट बहुत जरूरी है। मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि भाई मैंने बिजनेस चलाया, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ना कोई सा भी रिस्क होगा ना, कोई भी रिस्क मैं क्यों लूंगा, ताकि मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। मैंने क्या बोला कि देखो, व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों का सामना करने, मतलब बिजनेस के अंदर जो भी जोखिम है उनका उनको फेस करने के लिए, और व्यवसायिक क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन में लाभ की अहम भूमिका होती है। मतलब कि बिजनेस के अंदर कोई सी भी अगर मान लो क्रिया हो रही ना, मान लो प्रोडक्शन की क्रिया हो गई, मतलब उत्पादन की हो गई, या फिर मान लो परचेस करने की हो गई, ठीक है, सेल करने की हो गई, कोई सी भी एक्टिविटी हो, तो भाई इन सबको चलाने के लिए लाभ बहुत जरूरी है। मतलब भाई देखो, अच्छा वैसे ना जो प्रॉफिट है ना, एक तरीके से लोगों को मोटिवेट करता है। मान के चलो कि भाई तुमने छोटा सा बिजनेस चलाया, ठीक है, अब उसमें क्या है कि भाई मान लो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हुआ मतलब कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तुमने लगाए 5,000 रुपए और तुम्हें 20,000 प्रॉफिट मिल गया, तुमने 5,000 से मान लो 25,000 रुपए कमा लिए, तो 5,000 तो कॉस्ट डाल दो, 20,000 तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो अब ना भाई तुमने जो भी रिस्क लिया, तुम क्या अब रिस्क लेने से डरोगे नहीं, यही तो होगा। जो भी कोई जोखिम होगा भाई उसका तो आराम से सामना कर लोगे ना। तो यही बात है कि भाई मैंने लाभ क्या है कि लाभ जो है ना, जो प्रॉफिट है, वो क्या है कि लोगों को भाई कोई से भी जो जोखिम है, कोई सा रिस्क है, उसको सामना करने की हिम्मत देता है, ठीक है। दूसरा, भाई व्यवसाय की जितनी भी क्रियाएं होती है उसको सफलता पूर्वक चलाने के लिए भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है वो। जो बिजनेस है उसकी कोई सी भी जो क्रिया होती है ना, उसको समझने के लिए, मतलब उसको करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। उसके बाद कह रहे कि अतः प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय पर्याप्त लाभ अर्जित करे, ठीक है भाई। और ना एक बात और ध्यान रखिए, प्रबंध को ना ये बहुत ज्यादा मतलब कि एकदम कंफर्म करना चाहिए, जो मैनेजमेंट है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा बिजनेस है ना भाई, वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करे। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला कि जो मैनेजमेंट है भाई, उसको इसको पूरा इंश्योर करना चाहिए, इस बात को पूरा एकदम पक्का कर लेना चाहिए कि भाई जो बिजनेस है ना वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करे। बात समझ आई क्या बता रहा हूँ मैं? फिर सुनो, तो अब भाई उसके बाद ना इंग्लिश में देख, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। तो देखो भाई, अब जो हम ना मतलब कि जो इंग्लिश वाले जो डेफिनेशन है हम उसको देखते हैं। तो इंग्लिश में बस क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि अब देखो जो प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है, कह रहे कि जो हमारे पास है, प्रॉफिट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस हजार्ड्स, ठीक है, मतलब कि जो मतलब कि जिसको हजरट्स भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि हमारे पास है कि जो प्रॉफिट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, भाई प्रॉफिट क्या करता है, एक ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और किसमें भाई, इन फेसिंग बिजनेस हजर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, करेंगे एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। भाई जो प्रॉफिट है ना, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट क्या है कि किसी भी बिजनेस में जो होने वाले, ठीक है, प्रॉफिट क्या है कि किसी भी बिजनेस के अंदर होने वाली जो भी एक्टिविटीज वगैरह होते हैं ना भाई, उन सबको इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई बिजनेस है, अब उसके अंदर प्रॉफिट ही ना हो, ठीक, तो कोई से भी किसी भी चैलेंज को हम एक तरीके से मान लो फेस नहीं कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत होगी ना हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है, वो है सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। भाई किसी भी बिजनेस की जो भी बिजनेस की किसी एक्टिविटी है उसको ढंग से चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है, करेंगे। सो इट मस्ट बी इंश्योर्ड बाय द मैनेजमेंट दैट द एडुकेट प्रॉफिट इज अर्न। देखो भाई यहाँ पे ना एक मैनेजमेंट के द्वारा ये चीज इंश्योर करनी चाहिए कि हमारे पास क्या हो, एडिक्वेट प्रॉफिट हो। एडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या, हमारे पास कम से कम इतना प्रॉफिट हो जिससे भाई फर्म आसानी से चल जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिक्वेट प्रॉफिट इज अर्न बाय द बिजनेस। देखो सिंपल सी बात ये है कि किसी भी फर्म के अंदर ना हमारे पास यही एडिक्वेट प्रॉफिट होना चाहिए। एडिक्वेट प्रॉफिट का हमारे पास मतलब हो जाता है कि अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉफिट थोड़ा अच्छा हो, ठीक। उसके बाद ना जो मेरे पास नेक्स्ट है इसका, वो है विकास, मतलब की ग्रोथ की बात करते हैं। देखो भाई हर एक बिजनेस यही चाहता है कि भाई उसकी ग्रोथ हो, मतलब कोई सा बिजनेस ऐसा नहीं है कि वो चाहे कि भाई उसकी ग्रोथ ना हो। अच्छा, हम कैसे पहचानते हैं किसी बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है? जब उसकी बिल्डिंग बढ़ जाए, उसके वर्कर है वो बढ़ जाए, उनकी जो कर्मचारी उनकी संख्या बढ़ जाए, और उनकी जो कैपिटल वगैरह ना वो सारी सारी जब बढ़ जाती है ना, तो हम क्या बोलते हैं, भाई बिजनेस का विकास हो रहा है, मतलब ग्रोथ हो रही है। तो ये करेंगे, हर व्यवसाय चाहता है कि विकास करे, भाई हर एक बिजनेस चाहता है कि भाई वो मतलब कि विकास करे, मतलब ग्रोथ करे। उसके बाद प्रबंध द्वारा व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और भाई प्रबंध के द्वारा ना ये एकदम कंफर्म कर देना चाहिए कि भाई इतने टाइम पे ना
तुम्हारा जो बिजनेस है वो अच्छे से चल जाए। मतलब कि जो भी मैनेजर होते हैं, मैनेजर को मतलब कि ये कम से कम इतना कंफर्म होना चाहिए कि कब तक हमारा जो बिजनेस है वो सारा सारा अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है विकास को कह रहा है कि बिक्री, ठीक है भाई, किन चीज देखते हैं, बिक्री में बढ़ाना, बिक्री और कर्मचारियों की संख्या और उत्पादन की संख्या पूंजी विनियोग आदि द्वारा मापा जाता है। मैं कि भाई मैंने अभी तुरंत पहले बताया था कि हम कैसे नापते हैं, हमें कैसे पता लग जाता है कि भाई किसी फर्म का विकास हो रहा है, ठीक है, किसी बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए भाई हमें क्या करना होता है, सबसे पहली चीज ये देखनी होती है कि भाई जो बिजनेस है, ठीक है, देखो हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई सा भी जो बिजनेस है उसकी मतलब की ग्रोथ हो रही है। सबसे पहला उनकी बिक्री बढ़ जाए, जो उनकी सेल है वो बढ़ जाए। दूसरी चीज हमारे पास है जो उनके कर्मचारी की जो संख्या है वो बढ़ जानी चाहिए। अगला मेरे पास है जो उत्पादन, मतलब कि उत्पादों की संख्या, मतलब कि जो भी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो पहले हम बना रहे थे 10,000 हर महीने, अब मान लो बना रहे हैं हम 50,000 हर महीने, तो यहाँ पे क्या है, जो मेरे उत्पाद की संख्या वो क्या बढ़ गई है। उसके बाद पूंजी विनियोग, भाई जो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है ना वो बढ़ जानी चाहिए। देखिए पहले हमने सिर्फ 50,000 रुपए लगा रखे थे, और सिर्फ हमारे पास पूरी कंपनी मान के चलो 5 लाख का सामान था। अब क्या है कि वो बढ़ के 20 लाख का सामान हो गया, तो ये क्या कैपिटल भी हमने बढ़ा दिया। तो जब भी ये सारी सारी चीजें बढ़ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, हमें एक बिजनेस है उसके क्या ग्रोथ हो गई है। अब देखो जो मेरे पास इसकी इंग्लिश की लाइन से पढ़ता हूँ मैं एक बार, ग्रोथ की बात करते हैं। यहाँ पे ग्रोथ मेरे पास जो है वो कह रहे हैं कि एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो। भाई कोई सा भी बिजनेस है वो हमेशा ग्रो करना चाहता है, सबको पता है। कोई सा बिजनेस ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि ना भाई हम ग्रोथ ना जाए। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ कि भाई अगर मान के चलो कि तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुम नहीं चाहोगे कि वो ग्रोथ कर जाए। भाई हर एक बिजनेस में नहीं चाहता है कि जो उसका बिजनेस है वो क्या अच्छे से चले। ठीक है, उसके बाद तो भाई हमारे पास अब जो इसका आगे जो कह रहा है देखो वो ये है। देखिए मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। भाई जो मैनेजमेंट है ना उसको बिजनेस की जो ग्रोथ है उसको इंश्योर करना चाहिए। भाई इंश्योर का मतलब कंफर्म कर दो कि भाई मतलब कि उसे बिजनेस को मतलब कि जो मैनेजमेंट है ना, जो मैनेजमेंट या फिर जो मैनेजर है उसको इंश्योर करना होगा, लोगों को एकदम दिखाना होगा भाई बिजनेस की ग्रोथ हो जाएगी। काम इस तरीके से किया जाए कि बिजनेस की ग्रोथ हो जाए। ठीक, उसके बाद ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय सेल। भाई जो ग्रोथ है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, पहला मेरे पास है बाय सेल, ठीक है, फिर जाके नंबर ऑफ एम्प्लॉय, फिर जाके मेरे पास है प्रोडक्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है साइज, अगर इन सब में इंक्रीज, मतलब इन सब में अगर मान लो ये सारे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, जब ये सारी चीजें देखो मेरे पास है सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, प्रोडक्ट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर ये सारी की सारी चीजें बढ़ रही होती है ना तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या है कि एक तरीके से क्या जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ हो रही है। इफ ऑल दिस सो if all this show an increasing trend, then it can be conclude that business is heading towards the growth। ठीक है भाई, अगर ये सारी की सारी चीज बढ़ रही है तो हम बोल सकते हैं कि जो बिजनेस है भाई वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ठीक है, फिर अगला मेरे पास है सामाजिक उद्देश्य। देखो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारे पास टॉपिक था कि हमारे पास जो प्रबंध के उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पहला मेरे पास था संगठनात्मक उद्देश्य। ठीक है, दूसरा मेरे पास है सामाजिक उद्देश्य, और तीसरा मेरे पास है व्यक्तिगत उद्देश्य। मैं तुम्हें संगठनात्मक की जो संगठन के जो उद्देश्य है मैंने उसको बता दिया। ठीक है, उसके बाद अब जो नेक्स्ट कर रहे हैं ना हमारे पास वो है सामाजिक उद्देश्य, कि एक जो बिजनेस है, एक जो प्रबंध है, ठीक है, उसके सामाजिक उद्देश्य क्या क्या होते हैं, हम इसकी बात करते हैं। तो भाई सबसे सिंपल सी बात है, सामाजिक उद्देश्य का मतलब अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो उस टाइम हमें समाज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल अगर समझाऊं, मान के चलो कि तुम अपने कॉलोनी में एक फैक्ट्री चला रहे हो। अगर फैक्ट्री जो है, जो तुम फैक्ट्री चला रहे हो, अगर मान चलो फैक्ट्री बहुत ही आवाज करती है, बहुत धुआं निकालती है, चलो मान लो आवाज करती है, ठीक है, तो अब क्या है कि साइड वाले लोग परेशान होंगे। साइड वाले लोग परेशान है तो तुम्हें उन लोगों को कुछ ऐसी फैसिलिटी देनी पड़ेगी जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि एक कॉलोनी है, थोड़ा पहाड़ी इलाका है, वहां पे पानी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुम गए वहां पे, तुमने फैक्ट्री खोल ली। देखो वो पहले पानी से पहले परेशान है वो, उसके बाद तुमने फैक्ट्री और खोल ली तो और परेशान होंगे। कोई ना कोई तुम्हारी कंप्लेन कर देगा या फिर तुम्हें परेशान करेगा। तो अगर तुम वहां पे पानी की फैसिलिटी देते हो ना फ्री में, और सबको पानी की फ्री फैसिलिटी दे दो, तो उससे क्या होगा भाई, वो लोग ना मतलब कि तुम्हें तुम्हारी आवाज को लेकर कोई ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत आवाज चल जाती है लेकिन कोई दिक्कत उठाएंगे नहीं उससे। ठीक है, तो इसमें वही कह रहा है सामाजिक उद्देश्य कह रहा है इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हितों को ध्यान में रखने से। देखो भाई मैंने क्या बताया कि जो हमारे पास यहाँ पे ये जो है, जो मेरे पास प्रबंध की क्रिया है उसमें जो सामाजिक हित है ना, ये जो सामाजिक हित है, सामाजिक हित को ध्यान में रखने से है। तो इंग्लिश में भाई वही लाइन लिखी है, इट रेफर्स टू द
कंसीडरेशन, भाई कंसीडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, वापसी में कुछ होता है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटी। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है भाई। जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में ना, मतलब उसके समथिंग इन रिटर्न में, मतलब कि ये मान के चलो कि अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो हमें सोसाइटी को कुछ देना पड़ता है, सिंपल सी बात है। वही मेरे पास है कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम वहां पे उनकी सोसाइटी में अपना बिजनेस चला रहे हो तो तुम्हें वापसी में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ पानी वाला, वही चीज है। अब सुनो भाई, इसमें मेरे पास और क्या क्या चीज होनी चाहिए, देखो नेक्स्ट मेरे पास है ना। अब ना इसके देखो और क्या मेरे पास, मतलब और किन किन चीजों को मतलब कि देना चाहिए। सबसे पहले मेरे पास है भाई कि समाज को हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, मतलब कि टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। भाई सिंपल सी बात है, अगर तुमने कहीं पे फैक्ट्री खोली है और तुम वहीं के लोगों को काम नहीं दे रहे हो, मान लो तुमने फैक्ट्री खोली और तुम आसपास के लोगों को काम देने से मना कर रहे हो, तुम्हें काम नहीं देंगे, तो फिर तुम काम का मतलब कि जो जॉब है उसका ऑफर नहीं निकालते हो, तो भाई वहां के लोग क्या ऑब्वियसली परेशान होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद अगला मेरे पास है वातावरण को दूषित होने से बचाना। तो भाई देखो, अगर तुम वहां पे बिजनेस चला रहे हो और अगर तुमने वहां के नेचर को, वहां के वातावरण को अगर तुमने मान लो पॉल्यूटेड कर दिया, अगर वहां का जो इन्वायरमेंट है अगर तुम उसको पॉल्यूटेड कर देते हो, तो भाई वहां पे तुम्हें दिक्कत आ सकती है फिर, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि वातावरण को दूषित होने से बचाना, मतलब कि टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। उसके बाद है जीवन स्तर में सुधार में योगदान देना। भाई हम देखो, पहले तो मैंने बता दिया कि वातावरण को दूषित होने से बचाना है। अगला मेरे पास जो है वातावरण को, देखो ये मेरे पास है वातावरण को दूषित होने से बचाना, मतलब कि टू सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, ठीक है। इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचाना है। अगला मेरे पास है जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना। जो लोगों की जो लाइफस्टाइल है ना, जो आसपास के जो लोग हैं, भाई उन सबको क्या करना है, तुम्हें उन सबके जो जीवन स्तर में सुधार लाना है। सुधार कैसे लाओगे, जैसे मान तुमने फैक्ट्री खोली, तो फिर मान तुम्हें कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ने फिर कोई कंपनी खोली, तो उस कंपनी के बाहर ना एक क्या कि भाई मान लो फ्री सर्विस दे दो, या फिर कंपनी के बाहर पार्किंग लगा दो। कंपनी के बाहर मान के चलो कि तुम पार्क खोल दो, तो वो लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। और अगली बात और बोले तो जिससे मान के चलो तुम्हें कह दो कि जो मतलब कि जो तुम्हारी सोसाइटी के जो लोग हैं, मतलब तुम्हारी फैक्ट्री के, जो तुम्हारी कंपनी के आसपास जो भी लोग हैं, उन सबको भाई फ्री मेडिकल चेकअप की सर्विस दे दो कि भाई तुम यहाँ पे आके आराम से अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। तो ये है मतलब कि टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको सुधार दो। जैसे मान के चलो, इसका एक उदाहरण के लिए मेरे पास एग्जांपल है, मैं हिंदी में लिखा है मैंने एग्जांपल, ठीक है। देखो फिर एशियन पेंट ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धन उपलब्ध कराया, जिससे किसानों द्वारा स्थानीय संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना संभव है। देखो भाई, अब क्या जो एशियन पेंट है उसने जहां पे अपना मतलब कि ब्रांच खोला था, उसने क्या किया, लोगों भाई लोन देना शुरू कर दे, भाई तुम हमारे यहाँ से लोन लो, अपना अपना जो बिजनेस चलाओ। करेगी इसी प्रकार और इसी तरीके से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने अपने स्टील प्लांटों के आसपास रहने वाले लोगों को कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में नियमित रूप से सुविधा उपलब्ध करवाती है। देखो भाई, जो स्टील उद्योग है ना, वो क्या करती है, मतलब कि जैसे ना टाटा का है, जो टाटा का उद्योग है वो क्या, उसके अपनी फैक्ट्री के पास जो भी सोसाइटी है उन सबको ना वो क्या करती है भाई, कृषि, खेती वगैरह, उद्योग, बिजनेस वगैरह, और जो शिक्षा मतलब कि एजुकेशन वगैरह के लिए, और जो स्वास्थ्य है उनकी हेल्थ सबका, इन सब के लिए ना भाई अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। उसके बाद मेरे पास अगला है व्यक्तिगत उद्देश्य, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई सिंपल सी बात देखो, कह रहे कि सिंपल सी बात ध्यान रख के चलनी है कि जो मेरे पास ना पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सबसे पहले मेरे पास है वित्तीय आवश्यकता है। अगर किसी भी एम्प्लॉय को पैसे की जरूरत पड़ रही है या किसी को पैसे की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो वो क्या है कि भाई मान के चलो, देखो सबसे पहली बात तो उन्हें सैलरी अच्छी मिल रही हो, पहली बात तो ध्यान रख के चलिए। जो मेरे पास व्यक्तिगत उद्देश्य है, व्यक्तिगत उसमें क्या है कि ये लोग संगठन के प्रतियोगी वेतन, मतलब कि जो मेरे पास कॉम्पिटेटिव सैलरी और सुविधा की अपेक्षा करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जैसे मान लो इसका मतलब ये है, वित्तीय आवश्यकता का मतलब यहाँ पे ये आ जाता है कि मतलब जो मेरे पास फाइनेंशियल नीड्स है, इसका मतलब ये था अगर हमें पैसे की उधार जरूरत पड़ रही है तो वो कंपनी प्रोवाइड करते हैं हमें। तो भाई बहुत सी कंपनी ऐसी होती है कि अगर तुम उनसे बोलो कि मुझे एडवांस सैलरी चाहिए, वो दे देते हैं, ठीक है। तो और तुम्हारा जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड वगैरह बना, वो बनाते हैं। लेकिन और अगर भाई दूसरी बात ये होती है कि उन्हें ना कॉम्पिटेटिव सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब कि प्रतियोगी वेतन मिलना चाहिए। कॉम्पिटेटिव सैलरी का मेरे पास मतलब क्या होता है कि साइड में जो कंपनी है ना, उसके टक्कर की या फिर उसके बराबर की, उससे ज्यादा ऐसी सैलरी मिलनी चाहिए, और उससे कम ना मिले। वरना देखो होगा ऐसा कि अगर मान के चलो कि तुम्हारे साइड फैक्ट्री वाला 8, देखो तुम भी 8 घंटे काम करवाते हो, वो भी 8 घंटे काम करवाता है, लेकिन तुम जो है 8 घंटे के जो चार्ज मतलब कि देते हो उनको 10,000 देते हो,
लेकिन साइड वाला 12,000 रुपए दे रहा है, तो अब क्या लोग तुम्हारे पास वहां चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। तो तुम्हें क्या है कि भाई एक ना प्रतियोगी मतलब की सैलरी देनी चाहिए, मतलब कि तुम्हें क्या है कि कॉम्पिटेटिव सैलरी देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेरे पास है भैया, मैंने जो हिंदी में लिखा है कि फाइनेंशियली दीज पीपल एक्सपेक्ट कॉम्पिटेटिव सैलरी, ठीक है, एंड अदर पर्क्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। भाई अदर पर्क्स का मतलब क्या है, मेरे पास छोटी मोटी पैसों की जो हेल्प वगैरह होती है, मतलब अन्य सुविधाओं की अपेक्षा करती है। जैसे मान लो कि और कोई छोटी मोटी हेल्प हो गई, उधार पैसे की हेल्प हो गई, मान लो कि मेडिकल चेकअप की हेल्प हो गई। भाई बहुत सारी कंपनी क्या करती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हर महीने या 2-3 महीने में ना अब जितने एम्प्लॉय है उन सबको क्या है मेडिकल चेकअप करवाती है फ्री में। तो भाई एम्प्लॉय खुश होते हैं, भाई हमारा मेडिकल चेकअप होता है। कोई दिक्कत आती है, चलो मान लो कि 100 एम्प्लॉय है, 100 में से अगर किसी 2-3 को दिक्कत है, उनका इलाज करवा दिया, ऐसा होता है, ठीक है। अगला मेरे पास है सामाजिक आवश्यकता है, सोशल नीड्स है, कह रहे कि ये लोग चाहते हैं कि उन्हें अपने सहकर्मियों से मान्यता प्राप्त हो, मतलब कि भाई पीर रिकॉग्नाइजेशन, इसका मतलब ये कि जहां पे वो काम कर रहे हैं ना वहां की वैल्यू हो। जिससे मान के चलो कि अगर कोई एप्पल के अंदर काम कर रहा है, अगर कोई इंसान है वो एप्पल की कंपनी में काम करता है, तो वो क्या है भाई रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज का मतलब है मतलब कि अगर कोई बोले भाई मैं एप्पल कंपनी में काम करता हूँ, तो बोलेगा हाँ भाई इसकी एक वैल्यू, उसका कार्ड बना रखा हो, उस कार्ड से वो जहां भी चाहे मेट्रो में घूमे, ट्रेन में घूमे, फ्लाइट में घूमे, जहां घूमना चाहे घूम सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। वैसे ही ये चाहते हैं कि अगर हम किसी भी कंपनी में काम करें ना तो हमारी एक वैल्यू हो, ठीक है। दीज पीपल वांट्स टू गेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फ्रॉम देयर पीस, मतलब कि जो भी मतलब कि जो उनके जो सहकर्मी जो उनके साथ वाले हैं, उन सबसे क्या है कि भाई उन्हें एक तरीके से मान लो रिकॉग्नाइज हो, मान्यता प्राप्त हो कि हाँ भाई हम यहाँ पे काम, देखो तो मैं इसमें क्या ध्यान रख चलना है। पहली बात ये कि जहां पे वो एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहे हैं ना, जहां पे वो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां से वो रिकॉग्नाइज हो। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या भाई, हमारे पास यहाँ पे रिकॉग्नाइज सिंपल सा एक ही मतलब निकल के आता है कि उनकी वैल्यू हो कि हाँ भाई हम इस कंपनी में काम करते हैं। दूसरी बात, उनके साथ के जो काम करने वाले वो भी उनकी वैल्यू करे, ये नहीं कि जो बड़ा मैनेजर है वो छोटे एम्प्लॉय को दबाए जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है भाई उच्च स्तरीय आवश्यकता है, मतलब कि हायर लेवल नीड्स। अब देखो ये लोग चाहते हैं कि व्यक्तिगत विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो, मतलब कि अगर देखो इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, दीज पीपल वांट्स टू गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। भाई वो चाहते हैं कि भाई देखो जो एम्प्लॉय ना वो ये चाहते हैं कि उनके ना ये मान के चलो कि उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए उन पे फोकस किया जाए, ठीक है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दे। ये नहीं कि कोई हमारे पास छोटे लेवल पे तो छोटे लेवल पे रहे, छोटे लेवल पे रहे, वो उसको ना एक ऊपर वाले लेवल पे जाने का मौका दिया जाना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो भाई देखो ये सारी सारी बातें मैंने बता दी, तुम्हें इतना पता होना चाहिए, ठीक। अब एक बात और ध्यान रख के चलनी है भाई, देखो मैंने क्या चीज के बाद दी, डेफिनेशन हो गई है, फीचर्स हो गए, फीचर्स के बाद ना जो मतलब की जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव है मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिए। इसके बाद तुम्हारी जो इसकी अगली क्लास होगी ना उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो मेरे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध का महत्व है, इसको इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो भाई पहले ना जितना मैंने बता दिया है इसके नोट्स बना लेना, वीडियो से बना लो, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। देख लेना उसके बाद।